तो VBU FY UGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन जो है 25 से 29 से साथियों, ठीक है, उसके लिए मेजर 1 जो आपका हिस्ट्री है उसका VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इसमें दोस्तों हम सारे VBI क्वेश्चन लिए जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो जिन लोगों का जो है मेजर हिस्ट्री है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का कि प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। इम्पॉर्टेंट है, आपको कर लेना है। देखिए आंसर है कि किसी भी देश के इतिहास का पुनर्निर्माण उन साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है जो समय की मार झेलकर आज भी जीवित है। प्राचीन भारत के संदर्भ में जहाँ लिखित ग्रंथ कई बार धार्मिक रंग में रंगे होते हैं, वहाँ पुरातात्विक स्रोत सबसे वैज्ञानिक और निष्पक्ष माने जाते हैं। पुरातत्व का अर्थ क्या होता है? पुरानी वस्तु के माध्यम से अतीत का अध्ययन करना जो है पुरातत्व कहलाता है। इसमें खुदाई से मिली वस्तुएं हो गई, अभिलेख हो गया, सिक्के या फिर स्मारक वगैरह शामिल होते हैं। यानी देखिए बोल रहा है कि देखिए कोई भी देश क्यों ना हो दोस्तों, तो उसके इतिहास का निर्माण के लिए, इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए हमें जो है साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। यानी प्रूफ वगैरह कुछ कुछ मिलते हैं, उन सभी के आधार पर किया जाता है। जो समय इतना बीतने के बावजूद जो है आज भी जीवित हो, वैसे साक्ष्य, वैसे प्रूफ के आधार पर जो है इतिहास का निर्माण किया जाता है। हमारा प्राचीन भारत का देखा जाए तो बहुत सारे ग्रंथ हैं तो जो हमें मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारा पुरातात्विक स्रोत वगैरह हैं जो हमें मिलते हैं, जहाँ से हमारा इतिहास पता चलता है। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरानी वस्तु जिसके माध्यम से हम लोग अतीत वगैरह का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारा कोई भी खुदाई में मिली वस्तु हो गया, अभिलेख वगैरह, सिक्के वगैरह, तो ये सभी शामिल होते हैं। आगे देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत में पहला जो हमारा हो गया वो है अभिलेख, जो सबसे विश्वसनीय स्रोत में से एक होता है। तो अभिलेखों का अध्ययन एपोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपोग्राफी। ये प्राचीन इतिहास को जानने का सबसे पक्का आधार है, क्योंकि इसके कांच झाट करना संभव असंभव था। यानी ये जो हमारा अभिलेख होता है ये बहुत ही विश्वसनीय स्रोत में से एक है। इसे पढ़ना एपोग्राफी कहलाता है और ये हमारा जो है प्राचीन इतिहास को जानने का सबसे पक्का आधार है, क्योंकि इसमें काट छाट करना असंभव होता है। जैसे देखिए आपका हो गया अशोक के शिलालेख। भारत में सबसे पुराने पाटनीय अभिलेख सम्राट अशोक के हैं। ये ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक और आरामी, ठीक है, आरामी लिपियों में है। इनमें अशोक के धर्म, प्रशासनिक सुधारों और साम्राज्य की सीमा वगैरह का सब जानकारी जो है इसी के शिलालेख में मिलती है। आगे हमारा ये प्रायस्तियाँ, जब राजा अपनी प्रशंसा में लेख लिखवाते थे उन्हें जो है हम लोग क्या कहते थे? प्राशस्ति, ठीक है, प्रस्ति कहते थे। जैसे देखा जाए तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ति, फिर है जिससे उसके अजेय होने का पता चलता है। यानी उसके जो है क्या मतलब राजा कैसा था, नय था, ठीक है, उसके युद्ध वगैरह के बारे में पता चलता है उसकी प्रस्तियाँ के माध्यम से। फिर हो गया आगे दोस्तों हमारा ताम्रपत्र, यानी कॉपर प्लेट्स। ये ज़्यादातर जो है भूमि दान से संबंधित होते थे। इसमें उस समय की कर व्यवस्था वगैरह, यानी टैक्स वगैरह, टैक्स व्यवस्था और खेती की जानकारी मिला करती थी ताम्रपत्र पर, ठीक है। ये हो गया हमारा अभिलेख। दूसरा हो गया मुद्रा शास्त्र या फिर सिक्के। सिक्के केवल लेन देन का साधन नहीं थे, बल्कि वे इतिहास वगैरह के चलते फिरते दरवाजे थे, यानी इतिहास के साक्ष्य के रूप में भी माने जाते थे। देखिए पहला है कि काल कर्म का निर्धारण। सिक्के पर राजाओं के नाम और तिथियां होती थी। यानी सिक्का पर पहले क्या होता था? राजा का नाम हुआ करता था और तिथि वगैरह हुआ करती थी, जिससे राजाओं के शासनकाल का सटीक जानकारी भी पता चलता है। आर्थिक स्थिति, यदि सोने के सिक्के शुद्ध हैं, जैसे गुप्त काल के शुरुआत में था, तो राज्य जो है अमीर था पूरा। यदि सिक्के में मिलावट है तो वह आर्थिक गिरावट का संकेत देता है। तो ये आर्थिक स्थिति भी सिक्के के माध्यम से पता चलता था। यानी शुद्ध सोना, सिक्के, शुद्ध सोने का सिक्का मतलब जो है आर्थिक स्थिति ठीक है,
और अगर उसमें मिलावट है तो आर्थिक स्थिति गिरावट है, तो ये पता चलता था। आगे देखिए धार्मिक और व्यक्तिगत रुचि, सिक्कों पर बने चित्र वगैरह जो है राजा की निजी पसंद और धर्म वगैरह को दर्शाने का काम करता था। यानी सिक्के पर कई बार जो है बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त या फिर शिव के भक्त कुषाण राजा वगैरह का चित्र रहता था, जिसके माध्यम से पता चलता है कि राजा जो है उनकी निजी पसंद क्या है, वो किन धर्म को फॉलो करते हैं, वहाँ से पता चलता है। आगे देखा जाए व्यापारिक संबंध, तो भारत के सिक्के रोमन साम्राज्य में मिले और रोमन सिक्के भारत में, जिससे प्राचीन ग्लोबल ट्रेड वगैरह का सबूत मिलता है। ठीक है, तीसरा हमारा जो है तीसरा स्रोत वो है दोस्तों उत्खनन और स्मारक। जमीन के नीचे दबे शहरों और इमारतों की खुदाई से पूरी तरह सभ्यताएं बाहर आई है। यानी जमीन की खुदाई होने से बहुत सारी शहरें, बहुत सारी इमारतें जो है पूरी तरीक़ा से प्रूफ के रूप में बाहर आई है, जिसमें पहला हमारा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 1921 से लेके 22 में माना जाता है। इसे जो है हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, 1921-22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई ने साबित कर दिया कि भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी है और शहरी भी है। ठीक है, उनके नालों की व्यवस्था और नगर नियोजन आज भी हैरान कर देता, इतना ज़्यादा जो है मतलब पहुंचा हुआ था। ठीक है, फिर देखा जाए तो धार्मिक वास्तुकला, सांची और भरहूत के स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गया, खजुराहो या फिर चोलकालीन मंदिर वगैरह हो गया, ये सभी जो है तत्कालीन समाज के आध्यात्मिक और कलात्मक विकास की कहानी कहने का काम करते हैं। फिर है तक्षशिला और नालंदा, इन प्राचीन विश्वविद्यालयों के अवशेषों से पता चलता है कि भारत प्राचीन काल में भी विश्वगुरु क्यों था। तो ये सभी देखिए, ये सभी स्रोत है पुरातत्व का। चौथा हो गया मृद भांड, यानी इतिहास का वर्णमाला के रूप में ये होता है। तो मिट्टी के बर्तन को पुरातत्व का वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, जिसको मृद भांड भी बोलते हैं। विभिन्न युगों की पहचान, काले और लाल रंग का बर्तन, गेरुए रंग के बर्तन और चित्रित धूसर मत्र भड़। ठीक है, ये अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग जो है राजा की पहचान दिखाने का काम करता है मिट्टी का बर्तन। इनसे पता चलता है कि लोग जो है किस तकनीक का उपयोग करते थे और उसका जीवन स्तर कैसा था, ये हमें जो है पता चलता है मृत भोड से। ठीक है, मृत भांड से। आगे देखिए अन्य अवशेष में देखा जाए तो मूर्ति वगैरह, गंधार कला और मथुरा कला वगैरह में जो है मूर्तियों से संस्कृति मेल जोल का पता चलता है। चित्रकला, भीमबेटका की सेल चित्रों से पता चलता है कि आदि मानव कैसे शिकार करते थे और नाचते गाते थे। तो ये सभी जो है चित्रकला के माध्यम से पता चलता है। मोहर वगैरह देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर बनी आकृतियां वगैरह उनके लिपि और व्यापारिक मोहर बंदी वगैरह की जानकारी देते हैं। तो ये सभी जो है पुरातत्व के प्रमुख स्रोत थे साथियों। आगे हम निष्कर्ष देखें तो लिखा है कि पुरातात्विक स्रोत इतिहास के वे असली और पक्के सबूत हैं जो हमें कहाँ से मिले, तो खुदाई से मिले। ठीक है, यानी ज़मीन की खुदाई से मिले, जिसमें सिक्के हो गए, शिलालेख हो गया, खंडहर वगैरह हो गया। हमें हजारों साल पुरानी सच्चाइयाँ वगैरह इनसे मिलते हैं। जहाँ किताबें गलत हो सकती है, लेकिन ये स्रोत वगैरह कभी या फिर प्रूफ वगैरह कभी झूठ नहीं हो सकते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। इनके बिना हम अपने गौरवशाली अतीत को कभी ठीक से नहीं जान पाते। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरातत्व के बारे में, पुरातात्विक के स्रोतों के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है और पूछता भी है। क्वेश्चन है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार का वर्णन करना, हमें आपको भी पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, या तो सिंधु घाटी सभ्यता भी क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है आपको। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहलाता है। ना केवल भारत की पहले बल्कि पूरी दुनिया यानी पूरे विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी ये हमारा हड़प्पा सभ्यता।
इसका समय काल अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2500 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह सभ्यता अपनी बेहतरीन शहरी व्यवस्था, व्यापार और लिपि वगैरह के लिए जानी जाती है। यानी जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों, वो सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध नहीं था बल्कि पूरे विश्व के प्राचीनतम नागरीय सभ्यताओं में से एक था। और इसका काल जो है, समय काल देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। और ये क्यों फेमस था? तो ये अपना जो है बेहतरीन शहरी व्यवस्था, व्यापार और लिपि के लिए फेमस था हमारा हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखा जाए कि सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में लंबे समय तक बहस भी रही थी। दो मुख्य सिद्धांतों से इसे समझा जा सकता है। पहला हो गया विसरणवादी सिद्धांत। तो देखिए विसरणवादी सिद्धांत देखते हैं तो बोल रहा है कि मार्शल और व्हीलर जैसे विद्वानों का कहना है कि यह सभ्यता जो है मेसोपोटामिया यानी सुमेरिया की प्रेरणा से शुरू हुई थी या फिर शुरू हुई। उनका तर्क था कि विचारों का प्रवास हुआ और भारत में शहर बस गए। तो ये मार्शल और व्हीलर जैसे विद्वानों का कहना था। इसके आलोचना कौन कौन कर रहे थे, आलोचक कौन कौन थे? तो इस सिद्धांत को नहीं माना जाता है क्योंकि हड़प्पा का नगर नियोजन जो है, जो कि ग्रिड सिस्टम जिसको बोलते हैं, और लिपि मेसोपोटामिया से पूरी तरह से अलग और उन्नत थी। इसलिए ये जो है ये सिद्धांत माना नहीं जाता, यानी उससे कई गुना ज़्यादा जो है उन्नत थी, बहुत ही अलग थी, इसलिए इसे नहीं माना जाता। ये हमारा विसरणवादी सिद्धांत नहीं माना जाता है। दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो आधुनिक रिसर्च वगैरह से, जैसे कि फेयर सर्विस और अम्लानतन घोष वगैरह से ये साबित करते हैं, यानी ये लोग जो है साबित करते हैं कि सभ्यता जो है स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों का ही क्रमिक विकास थी। जिसमें देखिए जाए तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है अभी, ठीक है, यहाँ की खेती और पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मिले हैं, धीरे धीरे विकसित होकर शहर में बदल गए थे। तो ऐसा माना जाता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। फिर देखिए सोधी संस्कृति जो अभी राजस्थान में है साथियों, तो कालीबंगा के निचले स्तर पर मिली मिट्टी की चीज़ें हड़प्पा जैसी ही थी। फिर विकास का चरण देखा जाए तो देखिए यह सभ्यता 3 चरण में विकसित हुआ। पहला था पूर्व हड़प्पा जो 3300 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें गांवों का शहर की ओर बढ़ना हुआ। फिर दूसरा है परिपक्व हड़प्पा जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो ये पूर्णतः विकसित शहर के रूप में। फिर है उत्तर हड़प्पा जो 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक, जो कि धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। तो ये 3 चरण में इसका विकास माना गया है। आगे देखेंगे हम लोग कि सभ्यता का जो है भौगोलिक विस्तार क्या है, यानी कहाँ से कहाँ तक जो हमारा ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। तो यह सभ्यता है दोस्तों वो तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ी थी। यानी जो उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता थी उससे 12 गुना बड़ी थी। क्षेत्रफल और आकार देखा जाए तो यह लगभग जो है दोस्तों वो 12,99,600, ठीक है, 12,99,600 किलोमीटर, लगभग 13 लाख, ठीक है, लगभग 13 लाख क्षेत्र में फैली हुई थी। और इसका नक्शा देखने पर ये एक विषम चतुर्भुज या फिर त्रिभुजाकार आकार की बनी हुई दिखती थी। तो ये हमारा जो है क्षेत्रफल में फैला हुआ था सभ्यता, हमारा हड़प्पा सभ्यता। सीमा विस्तार देखा जाए यानी कौन कौन सीमा से लगता था, देखिए उत्तर में जो है वो मांडा यानी जम्मू कश्मीर या जो है चेनाब नदी के तट पर था। दक्षिण में देखा जाए तो देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, या जो है गोदावरी की सहायक परवार नदी के पास था। पूर्व में देखा जाए तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम में देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा हो गया सुतकांडेन-डोर जो कि पाकिस्तान में अभी हो गया, ठीक है, ईरान सीमा के पास दासक नदी के किनारे। तो ये देखिए पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर यानी जो जहाँ तक फैला हुआ था हमारा सीमा से ये टच करता था हमारा हड़प्पा सभ्यता, वो हमने देखा।
आगे देखेंगे कि विस्तार के प्रमुख क्षेत्र और केंद्र के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसका विस्तार मुख्य रूप से 7 प्रमुख नगर में देखा जा सकता है। 7 कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया हमारा हड़प्पा, जो पंजाब पाकिस्तान में। यह पहला खोजा गया जो शहर था, जो 1921 में खोजा गया। यहाँ से जो है अनाज कूटने के चबूतरे और श्रमिक आवास वगैरह मिले हैं, जिससे ये पता चलता है। फिर दूसरा हो गया हमारा दोस्तों मोहनजोदाड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान में ही है। इसे सिंध का बाग या फिर मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है, जो अभी तो पाकिस्तान में लेकिन पहले इंडिया में हुआ करता था, भारत में हुआ करता था। यहाँ का विशाल स्नानाघर यानी कि विशाल जो है यानी नहाने का घर, स्नानाघर सबसे महत्वपूर्ण स्मारक में से एक है। तो ये हमारा दूसरा है। तीसरा हो गया साथियों जो है लोथल, जो कि गुजरात में है। यह एक बंदरगाह शहर है जहाँ से फारस की मोहरें वगैरह मिलती है, जो विदेश वगैरह से जो व्यापार वगैरह हुआ करता था, उसका यहाँ से सबूत मिलता है लोथल से यानी गुजरात से। फिर हो गया कालीबंगा, जो राजस्थान में है दोस्तों। तो यहाँ से जूते हुए खेत वगैरह यानी जोता हुआ खेत वगैरह, अग्नि वेदिका वगैरह मिले हैं, ठीक है। फिर हमारा हो गया आगे दोस्तों चंदू हांडो, जो कि सिंध में है, ठीक है। यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मनके और सौंदर्य प्रसाधन वगैरह, लिपस्टिक वगैरह जो है बनाने की कारखाने वगैरह मिलती है, यानी जो समझिए यानी ज्वेलरी वगैरह या फिर लिपस्टिक वगैरह बनने की यहाँ जो है आपको प्रूफ वगैरह मिलती है, कारखाने वगैरह मिलती है। फिर आगे हो गया घोलावीर, जो हमारा कहाँ है दोस्तों गुजरात में। यह शहर 3 भागों में बटा हुआ था और यहाँ जहाँ जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह की अद्भुत प्रणाली वगैरह भी थी। आगे हमारा कि राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। यह भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे विशाल स्थल में से एक था। तो ये हमारा जो है ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था दोस्तों, यानी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, विस्तार के बारे में हमने और प्रमुख क्षेत्र प्रमुख केंद्र के बारे में देखा। आगे देखेंगे कि विस्तार का महत्व क्या था, आखिर जो है वहाँ तक फैला हुआ है मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता, तो उसका क्या महत्व था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार केवल नदियों के किनारे नहीं था, बल्कि उन्होंने अलग अलग भूगोल को भी अपनाया। जैसे देखिए समुद्री तटीय विस्तार व्यापार के लिए ये किया गया था, जिसमें लोथल हमारा हो गया, प्रभास पाटन वगैरह हो जाता है। फिर मैदानी विस्तार, ये किस लिए था, तो ये था उपजाऊ कृषि के लिए, जो कि पंजाब और हरियाणा माना जाता है। फिर रेगिस्तानी विस्तार, ये खनिज और पत्थर वगैरह प्राप्त करने के लिए राजस्थान। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था यानी सिंधु घाटी सभ्यता, वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। आगे निष्कर्ष से देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो रातों रात नहीं बनी थी, बल्कि यह भारत के पुराने गांवों के धीरे धीरे विकसित होकर शहर बनने की नतीजा है। इसका विस्तार इतना विशाल था कि आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से में भी ये फैली हुई थी। अपनी शानदार नगर नियोजन और व्यापार के कारण यह जो है समय की दुनिया का सबसे उन्नत और यानी उस समय की सबसे उन्नत और सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता के उद्गम और विकास के बारे में था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ हमने देखने का प्रयास किया, आपको हर हाल में कर लेना है इसे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस उसी से रिलेटेड है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता जो हमारा था उसका पतन किन किन कारणों से हुआ, यानी उसका पतन कैसे हुआ, कौन से कारण से हुआ था। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आंसर लिखा है दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो है लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद जो है उसका धीरे धीरे पतन वगैरह होने लगा, यानी पतन की ओर जो है वो बढ़ने लगा था। इसके पतन का मतलब यह नहीं हुआ कि ये पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो गए, बल्कि इसका पतन का मतलब ये हुआ कि उसकी जो शानदार शहर थी या फिर शहरी व्यवस्था थी या फिर नगर नियोजन, व्यापार वगैरह, लिपि वगैरह, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई और वे जो है वापस ग्रामीण जीवन की ओर लौट गए। यानी जो वो उन्नति की ओर थे, बड़े बड़े शहर थी, बड़ी बड़ी शहरी व्यवस्था थी, अच्छी व्यापार वगैरह, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई और वे जो है फिर से
ग्रामीण की जीवन की ओर लौट गए, नॉर्मल जीवन की ओर लौट गए। तो ये हड़प्पा सभ्यता का पतन का मतलब हुआ। आगे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या प्रमुख कारण हैं। तो पहला कारण देखा जाए तो वो है प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राचीन काल में सभ्यता वगैरह नदी पर टिकी थी, यानी नदियों के किनारे टिकी थी, इसलिए प्रकृति का उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता था। पहला हो गया भीषण बाढ़। मार्शल और मैक्के जैसे विद्वानों का कहना है कि सिंधु नदी में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ वगैरह जो है उस शहरों वगैरह को डुबा दिया था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में 7 बार बाढ़ आने का सबूत भी मिलता है। ठीक है, यानी कि भीषण बाढ़ के कारण, नदी के किनारे होने के कारण। दूसरा हो गया नदियों का मार्ग बदलना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सरस्वती और सिंधु जैसी नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे उपजाऊ जमीन सूख गई और लोग जो है पलायन कर रहे थे, यानी एक उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे थे, पलायन करने लगे थे। तो ये प्राकृतिक कारण भी जो है, प्राकृतिक आपदाएं भी है, जिसके कारण जो है वो हमारा हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू हुआ था। फिर दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है जलवायु परिवर्तन और सूखा, जिसमें वर्षा की कमी हो गई। तो इतिहासकार वगैरह जैसे कि अल्मानंद घोष वगैरह के अनुसार धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी और जलवायु जो है वो शुष्क हो गया था। ठीक है, यानी धीमा पड़ गया था, शुष्क हो गया था, जिससे कृषि उत्पादन वगैरह गिर गया और इतने बड़े शहर का पेट भरना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। फिर देखा जाए पारिस्थितिकी या संतुलन। ईंटें पकाने और खाना पकाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल वगैरह को काटा गया। जंगलों की कमी से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया और बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं वगैरह उस समय बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये हमारा जो है जलवायु परिवर्तन और सूखा होने का कारण जो है भी ये पतन हो रहा था। फिर हो गया बाहरी आक्रमण। ठीक है, बाहरी आक्रमण तो देखिए माना जाता है जैसे कि मोर्टिमर वेलर जैसे जो इतिहासकार वगैरह हैं उन्होंने तर्क दिया, यानी उन्होंने बताया, तर्क दिया कि मध्य एशिया से आए आर्य वगैरह जो है उन्होंने जो है हड़प्पा के लोगों पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, ऐसा भी माना जाता है। वे ऋग्वेद के पुरंदर यानी किले के तोड़ने वाला शब्द को इंद्र से जोड़ते हैं। हालांकि आधुनिक शोध में युद्ध के कोई भी बड़े सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए अब यह मत बहुत ही कम माना जाता है। यानी देखिए युद्ध वगैरह का मत तो कहीं दिखता नहीं है, सबूत वगैरह नहीं मिले, इसलिए ये मत जो है बहुत कम ही माना जाता है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि ये भी कारण रहा होगा, बाहरी आक्रमण वगैरह। आगे देखा जाए तो आगे दोस्तों प्रशासनिक शिथिलता। ठीक है, यानी सभ्यता के अंतिम चरणों में प्रशासन बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, यानी उस समय का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। खुदाई से पता चलता है कि बाद के समय में घरों का आकार छोटा हो गया, सड़कें तंग हो गई और जल निकासी यानी कि जो जल निकासी व्यवस्था वगैरह थी वो सब ठप हो गई थी। ऐसा लगता है कि शहरों पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा, जिससे अर्थव्यवस्था फैल गई। ठीक है, तो ये सभी कारण था हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है वो पतन का। आगे देखा जाए महामारी भी थी। मोहनजोदड़ो से मिले नकल कालों के अध्ययन से पता चला है कि वहाँ मलेरिया और खून की कमी जैसे बीमारियाँ फैल गई थी। किसी बड़ी बीमारी ने भी आबादी को तेज़ी से ख़त्म किया होगा, तो ये मिलता है हमारे अध्ययन से पता चलता है। फिर हमारा छठा जो कारण था वो है आर्थिक पतन और व्यापार में गिरावट। हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया और अन्य विदेशी देशों से था। जब वहाँ की सभ्यता वगैरह में गिरावट आई तो हड़प्पा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह रुक गया। व्यापार कम होने से शहरों की आन और शौकात वगैरह खत्म हो गई और गांव की ओर धीरे धीरे चलने लगा, यानी गांव की ओर धीरे धीरे चल गए, यानी धीरे धीरे जो है उसका पतन होने लगा। तो ये सभी प्रमुख कारण है साथियों जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में से प्रमुख थे। ठीक है, निष्कर्ष देखा जाए तो निष्कर्ष लिखा है कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारण से हुआ है, यानी अनेक कारणों के सामूहिक प्रभाव का ये परिणाम था जो पतन हुआ। अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि लोथल में बाढ़ वगैरह, कालीबंगा में सूखा वगैरह होने के कारण
ये सभी जो है पतन के कारण अलग रहे होंगे। यह भारतीय इतिहास की एक दुखद घटना थी जिसने एक महान नगरीय संस्कृति को वापस ग्रामीण व्यवस्था में धकेल देने का काम किया। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए, तीसरा क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको हर हाल में ये क्वेश्चन कर ही लेना है साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वैदिक कालीन सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से करना है। जो हमारा वैदिक कालीन सभ्यता थी उसका आर्थिक स्थिति क्या था उस समय, सामाजिक स्थिति क्या था और राजनीतिक स्थिति क्या था। चलिए देखते हैं। तो आंसर है कि जो हमारा वैदिक सभ्यता है दोस्तों, वो भारतीय इतिहास की वह आधारशिला है जिसने सनातन संस्कृति, धर्म और दर्शन की नींव वगैरह रखी थी। हिंदू सब यानी हमारा जो सिंधु सभ्यता है उसकी शहरी पतन होने के बाद, यानी उसका पतन होने के बाद भारत में एक नई ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ था। उसे ही हम लोग जो है वैदिक सभ्यता कहा जाता है और इसे दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हमारा वैदिक सभ्यता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इतिहास के लिए, क्योंकि इस समय सनातन संस्कृति, धर्म वगैरह इन सभी की नींव रखी गई थी इस सभ्यता के माध्यम से। ठीक है, जैसे ही हमारा हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद जो भारत में नई सभ्यता या फिर नई संस्कृति का जो उदय हुआ था उसे ही हम लोग जो है वैदिक सभ्यता कहते हैं और इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें जो हमारा क्या दिखता था, तो इसमें जो ये जीवन शैली थी वो पशुपालन और कबीलाही जीवन पर ये आधारित था। दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें हमारा कृषि हो गया, लोहे वगैरह का प्रयोग हो गया और स्थिर राजतंत्र वगैरह पर ये आधारित है। ठीक है, तो ये दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग डेट वगैरह भी याद रखिएगा। हो सकता है वन मार्क्स में कभी कभी पूछा जा सकता है, वैसे पूछता नहीं है पर फिर भी हो सके पूछ ले। एक एक करके तीनों स्थिति देखते हैं हम लोग। पहले देखेंगे राजनीतिक स्थिति। तो वैदिक राजनीति कबीलाई, ठीक है, वैदिक राजनीति कबीलाई लोकतंत्र से शुरू होकर विशाल राजतंत्र की ओर बढ़ी। प्रशासनिक पिरामिड देखा जाए तो शासन की सबसे छोटी इकाई, जो इसको बोलते हैं परिवार, जिसका मुखिया जो है कुलप कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलप। कई कुल मिलकर ग्राम यानी ग्रामीण, कई ग्राम मिलकर विश यानी विशपति और कई विश मिलकर जन यानी राजा बनते थे। उत्तर वैदिक काल में जन से बढ़कर जनपद बनने लग गए थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, उस समय का जो प्रशासनिक पिरामिड थी वो इस प्रकार थी कि जो हमारा घर का यानी फिर जो है घर का मैन है, मुखिया, उसे कुलप कहा जाता था और कई कुलप वगैरह मिलके एक ग्राम वगैरह बनते थे और कई ग्राम वगैरह बनके एक विशपति बनते थे, विश बनते थे, उसके बाद कई विश वगैरह बनके राजा बनते थे। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल की जो है वो प्रशासनिक पिरामिड थी। राजा की शक्तियां देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में राजा केवल कबीले का रक्षक हुआ करते थे, उसकी शक्तियां वगैरह लिमिट्स थी। ठीक है, यानी उसके अंदर जो है शक्तियां, उसके लिमिटेशंस थी, शक्तियों पर लिमिट्स थी, सीमाएं थी और उसे जो है जनता बलि देती थी, यानी उसको उपहार वगैरह दिया करते थे। ठीक है, बलि का मतलब हुआ उपहार वगैरह। देखिए स्वेच्छा से दिया गया उपहार वगैरह, या राजा को जो है उपहार वगैरह दिया जाता था। तो ये दोस्तों उपहार वगैरह दिया करते थे। आगे देखिए कि उत्तर वैदिक काल में राजा जो हमारा है वो राजा धीराज और सम्राट वगैरह कहलाने लगे थे। अब राजा को जो है टैक्स देना जरूरी हो गया था, यानी जो जनता वगैरह थी वो टैक्स दिया करती थी, टैक्स वगैरह देना जरूरी हो गया था। तो ये सभी जो है राजा की शक्तियाँ थी ऋग्वैदिक काल में। फिर आगे हमारा हो जाता है प्रजातांत्रिक संस्थाएं। राजा की निरंकुशता को रोकने के लिए 3 प्रमुख संस्थाएं थी, यानी उसके द्वारा जो निरंकुशता अगर की जाए तो उसे रोकने के लिए तीन प्रमुख संस्था थी। पहला हो गया हमारा सभा, इसमें समाज में वृद्ध और विद्वान लोग हुआ करते थे। फिर हो गया समिति साथियों,
यह जो है आम जनता की सभा थी जो राजा को चुनाव करवाती थी, राजा का चुनाव करवाती थी समिति वगैरह। फिर है विदत, यह सबसे प्राचीन संस्था थी जहां लूट के माल वगैरह का बंटवारा और धार्मिक चर्चा वगैरह हुआ करती थी। और ये जो है उत्तर वैदिक काल आते ही ये जो है विदत वगैरह जो है समाप्त हो गई और सभा समिति वगैरह का प्रभाव भी कम हो गया था उत्तर वैदिक काल में। लेकिन अभी हम लोग ऋग्वेदिक काल का पढ़ रहे हैं। तो उस समय का ऋग्वेदिक काल का जो है न्याय व्यवस्था क्या था, तो राजा ही मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, पुरोहित उसे सलाह देते थे और उस समय जो है मृत्यु दंड वगैरह का उल्लेख कम मिलता है। चोरी और पशुओं की हेरा फेरी पर कठोर सजा वगैरह दी जाती थी। तो ये हमारा उस समय का जो है राजनीतिक स्थिति थी। ठीक है, अब देखेंगे सामाजिक स्थिति क्या थी उस समय की। तो वैदिक समाज जो है अपनी नैतिकता और मर्यादा के लिए जाना जाता है, जिसमें पहला हमारा हो गया वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा था। यानी ये चार जो है समाज में बांटा था, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, शुरुआत में यह व्यवस्था लचीली थी, यानी ठीक ठाक थी, कम आधारित थी। कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण वगैरह बदल सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर हो गई थी। ठीक है, तो ये मतलब ऋग्वेदिक काल में क्या होता था, कोई भी इंसान जो है अपने कर्म के आधार पर अपना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था। लेकिन जैसे ही ये जो है उत्तर वैदिक काल में आया तो ये जन्म पर आधारित हो गया। ठीक है, और ये कठोर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी, तो देखिए ऋग्वेदिक काल में भारतीय इतिहास में स्त्रियों के लिए स्वर्ण युग था। ये यज्ञ करती थी, सशस्त्र करती थी, जैसे कि लोपामृता वगैरह, घोष वगैरह, गार्गी वगैरह, और उन्हें पूर्ण विवाह वगैरह का अधिकार भी था ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति वगैरह में गिरावट आई, यानी उसको जो है उतना सम्मान नहीं दिया गया जितना ऋग्वेदिक काल में दिया गया था। उनकी आज़ादी थोड़ी सी कम हुई, उनके लिए अपनयन, संस्कार और सभा वगैरह का जाना प्रतिबंध कर दिया गया। यानी अब वो क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में उनकी जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें गिरावट हुई। अब वो जो है सभा वगैरह में नहीं जा सकती, ये सभी जो है प्रतिबंध वगैरह लगा दिया गया था। आगे देखा जाए साथियों तो परिवार और आश्रम समाज जो है पितृ सत्तात्मक था और संयुक्त परिवार की प्रथा थी। यानी पितृ सत्तात्मक, यानी कि मान लीजिए राजा का बेटा है तो वही राजा बनेगा, ऐसा था। ठीक है, यानी उसी को सत्ता संभालने मिलेगा। और जो उस समय की जो परिवार व्यवस्था हुआ करती थी तो संयुक्त परिवार, ठीक है, यानी मिली हुई परिवार जो हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल में जीवन को 100 वर्ष मानकर 4 आश्रमों में बांटा गया है। यानी उस समय जीवन यानी एज जो है वो 100 वर्ष माना जाता था और इसे 4 भागों में बांटा गया। पहला हो गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 भागों में बांटा गया है। उस समय का खान पान और मनोरंजन देखा जाए तो सोम और सूरा, जिसमें पेय पदार्थ था, ठीक है, इसका प्रचलन था। जुआ हो गया, रथ दौड़ वगैरह, नृत्य वगैरह, संगीत, इन सभी जो है ये सभी मनोरंजन थे। वीणा, दुंडभी और मृदंग वगैरह ये जो है प्रमुख वाद्य यंत्र वगैरह हुआ करते थे। तो ये उस समय का जो है वो सामाजिक स्थिति था। ठीक है, अब देखा जाए साथियों हमारा आर्थिक स्थिति के बारे में, तो वैदिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी, जिसे पशुपालन से कृषि की ओर बदलाव देखा गया। पशुपालन देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल में गाय ही धन हुआ करती थी, जिसके पास जितना गाय उतना वो अमीर, ऐसा माना जाता था। देखिए गाय को अधन्य यानी जिसका वध ना किया जा सके वैसा पशु माना जाता था, वैसे भी गाय को पूजा जाता है। ठीक है, राजा को गोपति कहा जाता था और युद्ध गविष्ट यानी गायों की खोज के लिए हुआ करते थे उस समय। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में। आगे देखा जाए साथियों तो कृषि और तकनीक, उत्तर वैदिक काल में लोहे वगैरह की खोज ने कृषि में क्रांति ला दी। लोहे के हल से गहरी जुताई शुरू हुई, जिससे अधिवेश अनाज वगैरह पैदा होने लगे, यानी ज़्यादा होने लगे, जिसमें जौ वगैरह हो गया, गेहूं हो गया, धान वगैरह, इन सभी की फसल जो है प्रमुख थी। यानी ये सभी जो है फसल
तेज़ी से बढ़ा था, क्योंकि लोहा का खोज हुआ, लोहे से हमारा जो है हल बना और हल से जो है अच्छे से जुताई हो पाती थी खेत की। फिर हमारा हो गया आगे व्यापार और मुद्रा। व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित था, जिसमें गाय और निष्क मुद्रा का काम करते थे। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान और पाद जैसी मुद्राएं का भी उल्लेख मिलता है, जिससे व्यापारिक उन्नति का पता चलता है। यानी वस्तु विनिमय पर आधारित थी। यानी आप मान लीजिए आप कुछ धान दिए या फिर कोई वस्तु दिए, उसके बदले भी आपको वस्तु मिलता था, ठीक है। यानी उस समय सिक्के वगैरह नहीं हुआ करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। और ये हमारा जो है गाय और निष्क, ये जो है पैसे का काम किया करता था, यानी आपका जो है एक संपत्ति का काम किया करता था। आगे देखा जाए व्यवसाय दोस्तों, तो समाज में लुहार, बढ़ी, जुहारे यानी बुनकर वगैरह और चमरकार वगैरह महत्वपूर्ण थे। मिट्टी के लाल और काले बर्तन, चित्रित धूसर, मृत भांड इस काल की विशेषता वगैरह हुआ करती थी। तो ये हमारा वैदिक काल की जो है आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का हमने अच्छे से उसे पढ़ा, ठीक है। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है कि वैदिक काल भारतीय संस्कृति की शुरुआत का समय था। इसमें समाज काबिलों से निकलकर बड़े शहरों की ओर बढ़ा, जहां शुरुआत में पशुपालन और समानता, यानी खासकर महिलाओं के लिए समानता हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन बाद में जो है यही खेती और जाति व्यवस्था वगैरह का महत्व बढ़ गया था, जाति व्यवस्था वगैरह बढ़ गया था। इसी युग ने भारत को वेदों का ज्ञान और सामाजिक नियम वगैरह देने का काम किया। तो ये हमारा वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल के बारे में था। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे साथियों। ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की तुलनात्मक वर्णन कीजिए। या तो कई बार ये दोनों का आपको अंतर पूछ लिया जाता है, तो दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, ताकि अगर किसी अंतर पूछे तब भी आप लिख सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन यदि कुछ भी पूछे तो आप अच्छे से आंसर अटेंड कर पाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए आंसर देखिए, लिखा है साथियों, देखिए लिखा है कि भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक मतलब ये कालखंड को हम वैदिक युग कहते हैं। यानी ये समय को हम लोग जो है भारतीय इतिहास का 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय था उसे हम लोग वैदिक युग कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। इसे दो स्पष्ट कालखंडों में बांटा गया है। पहला जो हमारा है वो है प्रारंभिक वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और इसीलिए इसका नाम ऋग्वेद काल भी कहते हैं। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो सामवेद से, आजुर्वेद से, यथार्थवेद से और ब्राह्मण ग्रंथों से इसकी जानकारी मिलता है हमें। तो इन दोनों कालों में जमीन आसमान का अंतर था, यानी दोनों में बहुत सारी अंतर थी। क्या क्या था वो दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले देखेंगे दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल को। यह काल जो है कबीलाई लोकतंत्र और समानता का प्रतीक हुआ करता था, यानी ये काल जो है ठीक था, इसमें लोकतंत्र और समानता का प्रतीक हुआ करता था। देखिए राजनीतिक ढांचा, तो इस समय लोग काबिलों में रहते थे जिन्हें जन कहा जाता था। राजा जो है उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता था। राजा की शक्ति पर सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का कंट्रोल हुआ करता था। राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था, तो उसका मुख्य कर्तव्य था कबीलों की रक्षा करना और गविष्ठ यानी गायों के लिए युद्ध वगैरह करना। प्रशासन में पुरोहित और सेनानी राजाओं के प्रमुख सहायक हुआ करते थे। यानी ये उस समय का राजनीतिक व्यवस्था था, राजनीतिक ढांचा था। सब लोग काबिलों में रहते थे, जिसे हम लोग जो है जन कहते थे, और राजा जो चुनाव के माध्यम से यानी जनता वगैरह उसे चुना करती थी, उनकी शक्तियां रहती थी। सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं वगैरह उन्हें कंट्रोल किया करते थे। उनका कर्तव्य हुआ करता था अपने कबीले की रक्षा करना और जो गाय वगैरह के लिए युद्ध करना। तो ये काम रहता था, ये उस समय की जो है राजनीतिक ढांचा थी। सामाजिक जीवन देखा जाए तो समाज जो है पितृ सत्तात्मक था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा वाला सिस्टम चलता था। लेकिन महिलाओं को
पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे, यानी जो हमारा पुरुष है उसी के समान जो है उसको भी जो है अधिकार दिया गया था। वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। समाज में कोई भी छुआछूत नहीं था। खान पान सादा रहा करता था और लोग प्रकृति के करीब हुआ करते थे। पुण्य विवाह प्रचलित था और बाल विवाह जैसी प्रथाएं नहीं थी। तो ये उस समय का यानी जो हमारा प्रारंभिक वैदिक काल है उस समय का सामाजिक जीवन था। आगे आर्थिक स्थिति देखा जाए उस समय की, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है दोस्तों वो पशुपालन हुआ करता था। गाय को जो है अधन्य यानी ये मारने योग्य नहीं है ऐसा माना जाता था और इसे सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता था। जिसके पास जितनी गाय हैं वो उतना अमीर उस समय हुआ करता था। खेती का महत्व कम था इस समय प्रारंभिक वैदिक काल में। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। व्यापार जो है वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी वस्तु के बदले वस्तु, इस तरह का व्यापार हुआ करता था। फिर देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में दोस्तों। तो धर्म जो है वो सरल और आडंबरहीन था। लोग जो है इंद्र को यानी जो युद्ध और वर्षा के देव हैं, अग्नि और वरुण जैसे प्राकृतिक देवताओं को स्तुति करते थे, यानी उन देवताओं वगैरह को पूजा करते थे। भक्ति का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख और संतान प्राप्ति हुआ करता था। तो ये उस समय का जो हमारा प्रारंभिक वैदिक काल था उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा। उस समय का राजनीतिक ढांचा, सामाजिक ढांचा, फिर है आर्थिक स्थिति, धार्मिक जीवन वगैरह हर एक चीज़ हमने समझने का प्रयास किया। अब देखिए उत्तर वैदिक काल का, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल, इस काल में लोहे वगैरह की खोज ने समाज और राजनीति को पूरी तरीक़ा से बदल दिया और ये जो है उस काल से यानी प्रारंभिक वैदिक काल से पूरी तरीक़ा से अलग है। क्योंकि इस समय क्या हुआ था, तो चलिए देखते हैं राजनीतिक परिवर्तन। तो अब जो है कबीले वगैरह जो हुआ करती थी वो खत्म हो गए थे। जनपद यानी कि क्षेत्रीय राजा बन गए। राजा अब बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और उसका पद जो है वंशानुगत हो गया था। राजा अश्वमेघ और राजसूर जैसे भव्य यज्ञों के जरिए अपनी ताकत वगैरह दिखाने लगे थे। सभा और समिति वगैरह का प्रभाव खत्म हो गया था और राजा जो है स्वेच्छाचारिता बढ़ गई थी, यानी ये सब पूरी तरीके से कबीले वगैरह खत्म हो गया। अब राजा को जो शक्ति मिली थी वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, उसके अंदर कोई भी लिमिटेशंस वगैरह नहीं रहा अब, ठीक है। तो ये सभी वो जो है यज्ञ वगैरह के जरिए अपनी ताकत वगैरह दिखाया करते थे। सभा और समिति वगैरह का जो प्रभाव हुआ करता था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ये हमारा उत्तर वैदिक काल में। सामाजिक गिरावट क्या हुआ तो वो देखिए। तो वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित हो गई थी, जिसको जातियों का जन्म हुआ, जिससे जाति वगैरह यानी जातियों वगैरह में बांटा गया, जातियों वगैरह का जन्म हुआ, जिसमें देखा जाए ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रभुत्व बढ़ा, जबकि शूद्रों की स्थिति दयनीय हो गई। महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट भी आई थी, यानी उन्हें भी जो है अधिकार वगैरह भी छीने गए थे। उन्हें सभाओं में जाने और शिक्षा वगैरह लेने से वंचित कर दिया गया था। बाल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियाँ वगैरह उभरने लगी थी, यानी बाल विवाह शुरू हो गया, दहेज प्रथा वगैरह, इन सभी का शुरुआत जो है यही हमारा उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुआ है, ठीक है। यही इसी में माना जाता है। आगे देखा जाए आर्थिक क्रांति, तो लोहे की खोज ने कृषि में क्रांति ला दी। अब घने जंगलों को काटकर खेती की जाने लगी। लोग अब एक स्थान पर घर बनाकर रहने लगे, जिसको परमानेंट जीवन समझ सकते हैं, ठीक है। तो यानी उस जगह पर घर बनाओ और उसी जगह पर रहना शुरू करो। धान, गेहूं और उड़द जैसी फसल वगैरह उगाए जाने लगी। नगरों का विकास शुरू हो गया और सिक्क और शतमान जैसे सिक्कों का प्रयोग वगैरह बढ़ गया था। तो ये उस समय की उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति है, आर्थिक क्रांति है। आगे देखा जाए तो धर्म जटिलता, यानी अब जो धर्म है, पहले उस समय नॉर्मल था, लोग इंद्र वगैरह का पूजा किया करते थे। अब क्या हो गया कि धर्म जो है अब खर्चीला और कर्म कांडों से भरा था। इंद्र का महत्व कम हो गया। लोग जो है क्या करने लगे, तो प्रजापति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव मुख्य देवता बन गए थे इस समय, यानी उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक सभ्यता से। अब यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि दी जाने लगी,
यानी ये बदलाव हुआ था। पहले यज्ञ हुआ करता था, अब जो है यज्ञ में हजारों पशु की बलि देने जाने लगी। पुरोहितों का दखल जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ गया था। तो ये समय उस समय की यानी उत्तर वैदिक काल की धार्मिक जटिलता थी, धार्मिक स्थिति थी। तो निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि प्रारंभिक वैदिक काल आज़ादी और सादगी का समय था। यानी ये नॉर्मल और एकदम फ्रीडम था, सभी लोगों को समान स्थिति, स्त्रियों महिलाओं को भी जो है बहुत सारा अधिकार मिला था। जहाँ लोग कबीलों में रहते थे, गाय पालते थे और समाज में ऊंच नीच नहीं हुआ करती थी। लेकिन जस्ट उसका उल्टा हमारा उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज ने सब बदल दिया। लोग खेती करने लगे, बड़े राज्य बन गए और समाज जो है जाति पाति और कठिन नियम वगैरह में बंध गया था। संक्षेप में समझा जाए तो प्रारंभिक काल जहाँ समानता का प्रतीक थी, वहीं हमारा उत्तर वैदिक काल जो है वो आधुनिक भारतीय समाज में जटिलता वगैरह का नींव रखा था। तो ये हमारा प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में था। इसका अंतर पूछा जाए या फिर तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाए, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग छठा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा है कि हमारा जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है उसका उदय के कारण और इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करना है। यानी इसका उदय क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था और इसका क्या क्या प्रमुख सिद्धांत है वो हमें देखना है। तो चलिए आंसर देखेंगे। आंसर है साथियों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 BC को भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण और वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया का काल माना जाता है। इस समय मध्य गंगा घाटी में लगभग 62 यानी 62 नए संप्रदायों वगैरह का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म सबसे प्रमुख थे। यह केवल एक धार्मिक बदलाव नहीं था बल्कि एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन था। यानी देखिए कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये समझिए, यानी जो हमारा 6ठी शताब्दी है दोस्तों उसकी ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी में हमारा भारतीय इतिहास में जो अद्वितीय नगरीकरण और वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया का काल माना जाता है। क्योंकि देखिए बहुत सारी कुरीतियाँ थी जिसमें बलि वगैरह हो गया, स्त्रियों का अधिकार वगैरह छीनना, जाति प्रथा, ये सभी कुरीतियों के कारण हमारे समाज में यानी उस समय के समाज में टोटल 62 नए संप्रदायों वगैरह का उदय हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो सबसे प्रमुख थे। जो ये सिर्फ केवल धार्मिक बदलाव नहीं था बल्कि ये बहुत ही बड़ी सामाजिक और आर्थिक आंदोलन थी, ठीक है, वैदिक धर्म के विरुद्ध। आगे देखा जाए कि उत्तर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण यानी जो उस समय जो हमारा जैन धर्म या फिर हमारा बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था उसके पीछे क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थी, ये हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहला हो गया कि वैदिक धर्म में विकृति और पुरोहितवाद, ठीक है। तो ये हमारा, तो देखिए लिखा है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल तक हिंदू धर्म कर्मकांड प्रधान हो गया। ब्राह्मणों का वर्चस्व इतना बढ़ गया कि धर्म केवल यज्ञों और पशु बलि तक ही लिमिट रह गया था। मंत्रों का जटिलता ने आम जनता वगैरह को धर्म से दूर कर दिया था। यानी इस समय क्या हो गया था, उत्तर वैदिक काल में जो हिंदू धर्म है उसका कर्मकांड बहुत ही प्रधान हो गया। ब्राह्मणों वगैरह का वर्चस्व जो है बढ़ गया था। धर्म केवल बड़े बड़े यज्ञ वगैरह, पशु वगैरह की बलि वगैरह तक ही लिमिट रह गया था और मंत्र वगैरह का जो जटिलता है वो आम जनता वगैरह को धर्म से दूर कर देता था। तो ये सब कारण था इसके उदय का कारण, यानी कि हमारा जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय का कारण। दूसरा हो गया न्यून कृषि व्यवस्था और पशु बलि। लोहे के प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ था, हल वगैरह ज़्यादा लोहे का प्रयोग से कृषि के लिए बैलों की आवश्यकता थी। लेकिन वैदिक युगों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जा रही थी। RS शर्मा जैसे इतिहासकारों के अनुसार कृषि प्रधान समाज को एक ऐसे धर्म की जरूरत थी जो अहिंसा और पशु की रक्षा वगैरह का संदेश दे। लेकिन इस समय क्या हो रहा था, यज्ञों में जो है बहुत बड़ी संख्या में पशु वगैरह की बलि दी जाने लगी। तो ये सभी के कारण, ये सभी कुरीतियों के कारण जो है हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है उदय हुआ था। तीसरा हो गया वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध क्षत्रिय प्रतिक्रिया। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे।
क्षत्रिय वर्ग अपनी बढ़ती राजनीतिक शक्ति के अनुरूप सामाजिक स्थिति चाहता था। जैसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया था इस समय, ठीक है। तो ये सब कारण था। आगे देखा जाए वैश्यों यानी व्यापारिक वर्ग का समर्थन। व्यापार बढ़ने से वैश्य समृद्ध हुए। हिंदू धर्म में समुद्र पार यात्रा को पाप माना जाता था और ब्याज पर पैसे देने को बुरा माना जाता था। जैन और बौद्ध धर्म ने व्यापार और ब्याज की अनुमति दी, इसलिए व्यापारियों ने इन धर्मों को भारी वित्तीय समर्थन भी देने का काम किया, यानी सपोर्ट भी देने का काम किया। पांचवा हो गया भाषा और संवाद। संस्कृत केवल उच्च वर्ग की भाषा बन गई थी। बुद्ध ने पाली और महावीर ने प्राकृत भाषा को अपनाकर जनमानस से सीधा संवाद स्थापित करने का काम किया। तो दोस्तों देखिए, ये सभी जो है कारण था, ये सभी जो है कुरीतियों के कारण जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। आगे देखा जाए तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो गौतम बुद्ध का दर्शन मध्यम प्रतिस्पर्धा पर आधारित था, जिसमें 4 आर्य सत्य थे, जिसमें दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया, फिर हो गया दुख निरोध गमानी प्रतिपदा, ठीक है। तो ये 4 आर्य सत्य थे। फिर अष्टांग मार्ग यानी 8 मार्ग मोक्ष के, ऐसा माना गया बौद्ध धर्म में। तो बुद्ध ने मोक्ष के लिए 8 नियम दिए, जिन्हें 3 स्कंगों में बांटा गया। पहला हो गया प्रज्ञा यानी ज्ञान, फिर है शील जो कि आचरण, और तीसरा हो गया समाधि यानी ध्यान। ये 3 स्कंगों में बांटा गया। फिर हो गया हमारा दोस्तों प्रतीत्य समत्ववाद, ठीक है, यानी कैजुअल थ्योरी। इसके होने से वह होता है। यह बुद्ध धर्म का मूल दार्शनिक आधार था, जो कारण कार्य संबंध को बताने का काम किया करता था। फिर हमारा आगे साथियों जो है क्षण भंगवाद। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील और क्षणिक है, ऐसा माना गया है, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार। फिर है अनीश्वरवाद। बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना, उन्होंने मनुष्य को अपने कर्मों को ही उसके भाग्य का आधार बताया है, ठीक है। तो ये सभी प्रमुख सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म का। अब देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो जैन धर्म अधिक प्राचीन और अनुशासन के मामले में बहुत ही कठोर था, यानी ये जो है बौद्ध धर्म से बहुत ही कठोर था, और इसमें जो है बहुत सारे जो है अनुशासन वगैरह फॉलो करना पड़ता था। जिसमें देखा जाए तो पंच महाव्रत, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य वगैरह। यह अहिंसा इतनी कठोर थी कि खेती करना भी जो है मना किया गया था, क्योंकि मानना था कि खेत में जो है कीट वगैरह होते थे, मतलब कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो उसकी भी हत्या हो जाती है, तो ये माना गया था। तो ये बहुत ज़्यादा कठोर था, ठीक है। फिर हो गया त्रिरत्न, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र वगैरह, इन तीनों का मेल ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा माना गया था, जिसको त्रिरत्न बोलते हैं। फिर है अनेकांतवाद और स्याद्रत। यह जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है। इसके अनुसार सत्य के अनंत पहलू होते हैं, ठीक है। तो ये सब माना गया जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में। फिर है काया क्लेश और सलेखना। जैन धर्म में शरीर को कष्ट देना, उपवास द्वारा प्राण त्यागना आध्यात्मिक शुद्धि का साधन माना गया है। फिर हमारा है जीववाद। जैन धर्म मानता है कि जड़ यानी कि जिसमें हमारा पत्थर हो गया, जल, वायु वगैरह, और चेतना दोनों ही आत्मा होती है। तो ये हमारा जो है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत था, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों, आगे हमारा दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए। तो जहाँ बौद्ध धर्म जो हमारा है वो मध्यम मार्ग अपनाकर गृहस्थों के लिए भी मोक्ष के द्वार खोले, वहीं जैन धर्म जो है अपनी कठोरता के कारण भारत तक ही लिमिट रह गया, यानी उसमें बहुत कठोर नियम होने के कारण वो सिर्फ भारत तक ही लिमिट रह गया। बौद्ध धर्म ने विदेशों, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया वगैरह में बहुत ही अधिक प्रसार पाया गया, यानी बहुत ही विस्तार हुआ इसका, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में था, उसके उदय वगैरह के बारे में, यानी हमने हर एक चीज़ देखा, ठीक है, उसके सिद्धांत वगैरह। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7वां है
कि जो हमारा मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए, यानी कि मगध साम्राज्य का उदय क्यों हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप अपने सिलेबस में भी देख सकते हैं। चलिए आंसर देखेंगे तो लिखा है दोस्तों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी का समय था। यानी इस शताब्दी के ईसा पूर्व में जो भारतीय इतिहास में जो समय था वो एक क्रांतिकारी का समय के रूप में माना जाता है। इस काल को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, जहां बौद्ध के समय भारत में 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में आपसी संघर्ष चलता था, लेकिन अंततः मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मगध का विस्तार केवल एक राजा की जीत नहीं, बल्कि यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सैन्य और कूटनीति सफलता का परिणाम था। यानी देखा जाए दोस्तों कि जो हमारा 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में ये क्रांतिकारी का समय था, और इस समय यानी इस काल को तो द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। और यहाँ टोटल 16 बौद्ध धर्म के समय टोटल 16 महाजनपद थे। इन सभी के बीच जो है संघर्ष चल रहा था, आपसी संघर्ष चल रहा था। लेकिन इस संघर्ष के बीच में सबसे शक्तिशाली बनकर अगर कोई उभरा तो वो था मगध साम्राज्य। इसका जो विस्तार हुआ वो सिर्फ एक राजा की जीत नहीं मानी जाती, बल्कि ये एक भौगोलिक, आर्थिक और सैन्य और कूटनीति सफलता का परिणाम था। एक एक करके पूरे कारण देखेंगे, यानी कौन कौन कारण से जो है मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो पहला कारण है भौगोलिक सामरिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति उसे प्रकृति की ओर से मिला एक वरदान थी, जिसमें सुरक्षित राजधानियां। मगध की पहली राजधानी ग्रह राज्य 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जो एक प्राकृतिक दीवार की काम करती थी। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को जल दुर्ग कहा जाता था, क्योंकि वहां गंगा, सोन और गंडक जैसी बड़ी नदी वगैरह का संगम हुआ करती थी। दुश्मन सेना के लिए जलमार्ग को पार कर हमला करना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो ये देखा जाए तो उस समय की सुरक्षित राजधानियाँ थी। फिर नदियों का लाभ। नदियों न केवल सुरक्षा देती थी, बल्कि सिंचाई और व्यापार के लिए सबसे सस्ता रास्ता भी उपलब्ध कराने का काम करती थी। तो ये कारण था हमारा उदय का। दूसरा कारण है वो है लोहे के भंडार और सैन्य तकनीक। मगध के उत्कर्ष का सबसे बड़ा तकनीकी कारण लोहा था, ठीक है, जिसमें खनिजों की उपलब्धता देखा जाए तो मगध के पास आधुनिक झारखंड, जो कि सिंहभूम और गया जैसी जो है वो समृद्ध लोहे वगैरह की खनन उनके ही कंट्रोल में था, यानी मगध साम्राज्य के ही कंट्रोल में था। फिर आगे देखा जाए तो अस्त्र शस्त्र का निर्माण। लोहे की प्रचुरता के कारण मगध ने ऐसे मजबूत हथियार बनाए, जैसे तलवारें, भाले वगैरह, जो अन्य राज्यों के पीतल या फिर तांबे के हथियार वगैरह को आसानी से तोड़ सकते थे। तो ये सभी कारण था। फिर है कृषि का प्रयोग। लोहे के हलों ने खेती को आसान बना दिया, और लोहे की कुल्हाड़ियों ने गंगा के घने जंगलों को साफ करने में भी मदद किया, जिससे खेती योग्य ज़मीन वगैरह भी बढ़ी और खेती को बहुत ही आसानी से जो है और भी ज़्यादा उपजाऊ और भी ज़्यादा आसान बना दिया गया। तीसरा जो है दोस्तों वो है हमारा आर्थिक समृद्धि और राजस्व। साम्राज्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, यानी पैसे की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है, और मगध इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली था, ठीक है। उर्वर भूमि, ठीक है, यानी गंगा की मैदानी भाग दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से एक था, जहां धान की खेती बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। फिर है कर प्रणाली, यानी टैक्स की व्यवस्था हुआ करती थी उस समय। तो उपजाऊ भूमि के कारण पैदावार अधिवेश होता था। राजा इस उपज का 1.6 यानी 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में वसूलता था, जिससे मगध का राजकोष हमेशा भरा रहता था। यानी उस समय जो है वहाँ की राजकोष, वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती थी। अगला है दोस्तों हमारा कि व्यापार और वाणिज्य। जल मार्गों पर कंट्रोल होने के कारण मगध का व्यापार दूर दराज के क्षेत्रों से होता था, जिससे नगरों का तेजी से विकास भी हुआ। तो ये सब कारणों से जो है मगध साम्राज्य का जो है उदय हुआ था। चौथा कारण है वो है सैन्य नवाचार और हाथियों की भूमिका। मगध ने युद्ध कला को पूरी तरह से बदल दिया। हाथियों का प्रयोग
अन्य राजाओं वगैरह की सेना मुख्य रूप से रथों और घोड़े पर निर्भर थी, लेकिन मगध साम्राज्य ने जो है पूर्वी जंगलों से हाथियां वगैरह को पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, यानी उन्हें ट्रेनिंग किया, उन्हें जो है उपयोग में लाने लगा, यानी हाथी का उपयोग करने लगा। ठीक है, उससे जो दूसरे राज्य के लोग थे या फिर उससे पहले क्या किया करती थी, घोड़े या फिर रथ का उन लोगों पर निर्भर थे, लेकिन ये मगध साम्राज्य जो है, मगध जो है वो पूरी तरीका से हाथियों पर निर्भर हो गए। हाथियों का लाभ क्या था, तो हाथी दुर्गम रास्ते, जंगल और नदियों को आसानी से पार कर सकते थे, ये इसका बेनिफिट था। वे दुश्मन के किलों के फाटक को तोड़ने में भी सक्षम थे। यूनानी लेखकों के अनुसार मगध की विशाल हस्ती सेना, यानी हाथी की सेना के डर से ही सिकंदर का विश्व विजेता सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, यानी यही सैन्य सेना के कारण जो सिकंदर था, जो पूरी दुनिया को जीतने के बाद भारत जीतने आया था, वो व्यास नदी पार करके यहाँ आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मगध साम्राज्य में हस्ती सेना है उससे हम जीत नहीं पाएंगे। आगे पांचवा कारण है वो है योग्य और पराक्रमी नेतृत्व। मगध को एक के बाद एक कई महान शासकों का नेतृत्व भी मिला, यानी सपोर्ट मिला। ठीक है, जिन्होंने साम्राज्य विस्तार को अपना धर्म भी माना, जिसमें हमारा जो है पहला है बिंबिसार। इन्होंने युद्ध के साथ साथ व्यवहारिक कूटनीति का भी सहारा लिया। उन्होंने कौशल और वैशाली जैसे राज्यों से रिश्ते जोड़कर अपनी शक्ति वगैरह भी बढ़ाने का काम किया। फिर है दूसरा अज्ञात शत्रु। इन्होंने साम्राज्य के लिए अपने पिता तक को नहीं छोड़ा और वैशाली जैसे शक्तिशाली गणराज्य को 16 साल के संघर्ष के बाद हरा दिया, यानी पराजित किया। उन्होंने रथ मूसल जैसे आधुनिक हथियारों वगैरह का प्रयोग किया था। तो ये अज्ञात शत्रु के बारे में। फिर है महापद्नंद जी। ठीक है, महापद्नंद, इन्होंने सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला इसे कहा गया। ठीक है, इन्होंने उत्तर भारत के लगभग सभी छोटे राज्यों को जीतकर मगध के सीमाओं के चरम पर पहुंच गया। तो ये सभी लोगों का जो है नेतृत्व मिला था, सपोर्ट मिला था मगध को। छठा हो गया सामाजिक और धार्मिक उदारता। मगध का साम्राज्य अन्य राजा वगैरह की तुलना में बहुत ही उदार और परिवर्तनशील था, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म, इन धर्मों का केंद्र मगध ही था। इन धर्मों ने जाति पाति के बंधनों को ढीला किया, जिससे समाज के सभी वर्ग वगैरह एकजुट होकर साम्राज्य विस्तार में सहायक बने। यानी ये जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, वो जाति वाति की जो है बंधन वगैरह को ख़त्म किया, जिससे जो समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सब लोग साथ होकर साम्राज्य के विस्तार में सहायक बने। फिर नवविचार की प्रवृत्तियां। मगध के कई नई तकनीकों और नए विचारों को अपनाने में हिचकिचाते नहीं थे, यानी मगध जो है कोई भी नए तकनीक हो गया, नई विचार वगैरह, ये सभी चीज़ों को अपनाने में वे हिचकिचाते नहीं थे, तुरंत अपना लिया करते थे, जिनसे उनके राजनीतिक स्वरूप में अधिक एक्टिविटी भी माना जाता था, अधिक एक्टिव भी माना जाता था, सक्रिय भी माना जाता था। तो ये सभी कारण है दोस्तों मगध साम्राज्य के उदय का। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है कि मगध के पास सुरक्षित राजधानियां, लोहे की खदानें और उपजाऊ जमीन जैसी प्राकृतिक ताकतें थी, लेकिन इस महान बनने में यहाँ की साहसी राजाओं और उसकी शक्तिशाली सेना, जिसमें हाथी वगैरह भी शामिल है, इन सभी का सबसे बड़ा हाथ था। इन्हीं सभी कारणों ने मिलकर मगध को एक छोटे से राज्य से भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। तो ये हमारा मगध साम्राज्य के उदय के बारे में, उदय के कारणों का पूरे अच्छी तरीक़ा से हमने इस क्वेश्चन को समझा। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अशोक की धम्म नीति और इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। कई बार देखिए धम्म नीति पूछेगा, कई बार धार्मिक नीति पूछेगा, तो दोनों एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर लिखा है कि अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था, एक निर्णायक मोड़ था।
इस युद्ध में हुई 1 लाख लोगों की मृत्यु और 1.5 लाख लोगों की विस्थापन ने अशोक को झकझोर दिया। इन्होंने महसूस किया कि शास्त्रों की विजय अस्थायी नहीं होती। इन्हीं से उन्हें भेरी घोष यानी युद्ध का नगाड़ा और त्याग यानी धर्म घोष धर्म की आवाज़ को अपनाया। यानी जो हमारा अशोक के जीवन में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में 1 लाख लोग मरे थे और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है विस्थापन किए, जिससे जो अशोक थे उनको पूरी तरीक़ा से झकझोर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि जो शास्त्रों का जो विजयी है वो परमानेंट नहीं होता। इसलिए उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध का नगाड़ा त्याग दिया और धर्म की आवाज़ को अपनाना शुरू किया। आगे देखेंगे कि धम्म की अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में। तो स्रोत देखा जाए तो धम्म की स्पष्ट व्याख्या अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में मिलती है। परिभाषा तो अशोक स्वयं प्रश्न करते थे कि चू धम्बे यानी धम्म में क्या है, वो खुद प्रश्न भी करते थे और खुद जवाब भी दिया करते थे, यानी स्वयं से उत्तर भी दिया करते थे। वो बोलते थे अपासीनवे बहुकायाने दया दाने सच्चे सोचे, यानी जिसका अर्थ है कि पापों से मुक्ति, विश्व का कल्याण, दया दान, सत्यवादिता और पवित्रता ही धर्म है, यानी यही धर्म है, ये कहा करते थे अशोक। आगे देखा जाए कि धम्म की प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो पहला जो हमारा है वो धार्मिक सहिष्णुता। अशोक के 12वें शिलालेख के अनुसार जो व्यक्ति अपना धर्म की पूजा और दूसरे धर्म की निंदा करता है वह वास्तव में अपने धर्म को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा उनके जो है 12वें अभिलेख शिलालेख के अनुसार बताया गया है। उन्होंने सार वृद्धि यानी सभी धर्मों का मूल तत्व पर जोर दिया है। अहिंसा, युद्ध का त्याग और पशु बलि को पूर्ण तरीका से प्रतिबंध। अशोक ने अपनी रसोई में भी मांस पकाना बंद कर दिया था। तो ये सभी जो है उसका प्रमुख सिद्धांत में से है। फिर है हमारा सामाजिक कर्तव्य, माता पिता की सेवा, वृद्धों का सम्मान, गुरुओं का आदर और मित्रों संबंधियों के प्रति उदारता वगैरह। दासों के प्रति व्यवहार। मौर्य साम्राज्य में दासों और नौकरों की स्थिति खराब थी, लेकिन जैसे ही अशोक ने धम्म के माध्यम से उनके प्रति मृदु व्यवहार यानी दयालुता वगैरह का संदेश दिया, ठीक है, तो ये सभी व्यवहार में बदलाव हुआ। फिर है अल्प व्यय और अल्प संचय, कम खर्च करना, कम धन वगैरह जमा करना और धम्म का हिस्सा था। ये सभी जो है वो हमारा अशोक के धम्म की प्रमुख सिद्धांत थे। आगे देखेंगे कि धम्म प्रचार और के प्रशासनिक और व्यवहारिक उपाय। तो देखिए अशोक ने धम्म को एक जन आंदोलन बनाने के लिए निम्नलिखित ठोस कदम उठाए। क्या क्या किए? तो अभिलेखों का प्रयोग किया, पूरे साम्राज्य में पहाड़ों और स्तंभों पर आम जनता की भाषा में संदेश खुदवाएं ताकि साधारण लोग भी जो है उसे अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। तो ये काम किया था अशोक ने। फिर दूसरा काम क्या किया था, दूसरा कदम क्या उठाया था, तो धम्म महापात्र की नियुक्ति। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महापात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसका काम क्या हुआ करता था, तो इसका काम हुआ करता था कि समाज में जो भी नैतिकता का प्रचार वगैरह करना, नैतिकता को बढ़ावा देना, तो ये हमारा धम्म महापात्र अधिकारी है उसका काम हुआ करता था। फिर है धम्म यात्राएं, राजा द्वारा की जाने वाली मनोरंजन का शिकार यात्राओं को बंद कर धर्म यात्रा वगैरह शुरू की गई थी। फिर है विदेशों में मिशन, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इसके अलावा सीरिया, मिस्र और यूनान के राजाओं के पास भी शांति दूत भेजे। तो ये सभी जो है, ये सभी हमारा जो है वो प्रशासनिक और व्यवहारिक उपाय था धम्म प्रचार के अशोक के द्वारा। आगे देखेंगे कि धम्म नीति के प्रभाव, यानी इसका क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो देखिए कल्याणकारी राज्य, धम्म से प्रेरित होकर अशोक ने सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाएं, कुएं खुदवाएं, सराय बनवाई और मनुष्य और पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सालय वगैरह भी खोलें। तो ये प्रभाव पड़ा था, ये प्रभाव पड़ा, ठीक है, हमारा धम्म का। फिर दूसरा हो गया सामाजिक और राजनीतिक एकता,
भारत जैसे विविधताओं वाला देश धम्म को एक साझा नैतिक सूत्रों में बंध गया, जिससे राज्य में आंतरिक शांति वगैरह भी स्थापित हुई थी। इसका सांस्कृतिक प्रभाव देखा जाए तो धम्म के कारण कला का भी विकास हुआ, जैसे सारनाथ का स्तंभ, सांची का स्तूप वगैरह, ये सभी कला का विकास हुआ। भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का प्रभाव पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल गया। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक प्रभाव हुआ। सैन्य शक्ति में गिरावट, लगातार शांति और अहिंसा के कारण मौर्य सेना धीरे धीरे अकर्मण्य यानी इनएक्टिव हो गई थी। ठीक है, असक्रिय हो गई थी, जिससे भविष्य में साम्राज्य की सुरक्षा धीरे धीरे कमजोर हुई। ये सभी प्रभाव पड़ा था धम्म का। आगे जो है वो है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। पशु बलि वगैरह पर रोक लगा दिया गया। ब्राह्मणों वर्ग जो है असंतुष्ट हुए क्योंकि उन्हीं की धार्मिक कर्मकांडियां परंपराओं पर चोट पहुंची थी। तो ये अशोक की धम्म की प्रमुख प्रभाव था। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है साथियों कि अशोक की धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, अहिंसा और भाईचारा पैदा करना था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने तलवार छोड़ दिया और नैतिकता का रास्ता चुना, जिससे राजा और प्रजा के बीच प्रेम बढ़ा। यह नीति आज भी हमें सबको साथ लेकर चलने और जीवों के प्रति दया रखने की प्रेरणा देती है। तो ये हमारा है अशोक के धम्म नीति के बारे में या फिर अशोक के धार्मिक नीति के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मौर्य प्रशासन यानी मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन करना हमें। तो चलिए समझते हैं। आंसर है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य था। यानी ये जो साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य का पहला विशाल यानी सबसे बड़ा और केंद्रीकृत साम्राज्य था। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार चाणक्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका थी। ठीक है, यह प्रणाली अपनी कठोर अनुशासन, विविधता, व्यवस्थित नौकरशाही और जन कल्याणकारी नीतियों के लिए जानी जाती है, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक राजनीति सूत्रों में बांधा इन्हें। यानी जो हमारा मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था है वो देखा जाए तो ये मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य भी था। और इसका आधार जो है वो दोस्तों वो चाणक्य का अर्थशास्त्र जो हो गया या फिर मेगास्थनीज की इंडिका, ये इसका मुख्य आधार माना जाता है। इस प्रणाली में कठोर अनुशासन, व्यवस्थित नौकरशाही और जन कल्याणकारी नीतियां वगैरह के लिए ये जानी जाती है, जो पूरे भारत के उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का काम किया था। आगे देखते हैं कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। पहला हो गया केंद्रीय प्रशासन। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा हुआ करता था, लेकिन यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। मंत्री परिषद देखा जाए तो राजा की सहायता के लिए एक उच्च स्तरीय परिषद होती थी। चाणक्य के अनुसार राजा को महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले मंत्रियों से परामर्श करना अनिवार्य था। यानी बैठक करके उनके साथ चर्चा करना, उनसे परामर्श लेना, ये जरूरी हुआ करता था। फिर तीर्थ वगैरह, जिसमें देखा जाए तो अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ वगैरह का उल्लेख है, जो प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष थे, जैसे कि पुरोहित हो गया, सेनापति हो गया, युवराज हो गया, समाहर्ता वगैरह। ये सभी टोटल 18 तीर्थों का जो है उल्लेख मिलता है। आगे आमत्य, ये प्रशासनिक अधिकारी होते थे जो शासन के दैनिक कार्यों वगैरह को चलाने का काम किया करते थे। ठीक है, तो ये उस समय की जो है वो केंद्रीय प्रशासन थी। आगे दूसरा देखा जाए प्रांतीय प्रशासन, तो साम्राज्य की विशालता के कारण इसे प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्र। तो देखिए, देखते हैं आगे लिखा है दोस्तों कि प्रांतों का शासन प्रायः राज परिवार के सदस्य वगैरह जैसे कि कुमार हो गया, आर्यपुत्र वगैरह द्वारा चलाया जाता था। प्रमुख प्रांतों में मगध राजधानी, तक्षशिला उत्तर पश्चिम में, उज्जैनी, सुवर्णगिरी
और तोसली वगैरह शामिल थे प्रमुख प्रांतों में, ठीक है। तीसरा देखा जाए दोस्तों तो वो है स्थानीय और ग्राम प्रशासन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी, यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। ग्राम का मुखिया जो है ग्रामिक कहलाता था, जो ग्रामीणों द्वारा चुना जाता था। 10 गांवों के समूह के प्रशासन के लिए गोप नाम की अधिकारी भी हुआ करते थे, यानी 10 गांवों का जो समूह है उसके लिए गोप नाम का एक अधिकारी भी हुआ करता था। ग्राम और केंद्र के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए स्थानिक जैसे अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। ग्राम और केंद्र के बीच जो है कांटेक्ट बनाए रखने के लिए जो है वो हमारा स्थानिक जैसे एक अधिकारी की नियुक्ति भी की गई थी। आगे चौथा दोस्तों वो है नगर प्रशासन। मेगास्थेनीज की इंडिगा के अनुसार पाटलिपुत्र जैसे बड़े नगरों का प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा किया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। पहला शिल्पकला समिति, दूसरा है दोस्तों हमारा विदेशियों की देखभाल समिति, तीसरा है जन्म मृत्यु पंजीकरण समिति, आगे हो गया हमारा व्यापार और वाणिज्य समिति, फिर आगे हमारा वस्तु के निरीक्षण की समिति और लास्ट हमारा बिक्री के वसूलने की समिति। तो ये टोटल 6 समिति वगैरह हुआ करती थी। आगे देखेंगे, आगे है कि सैन्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्य के पास एक विशाल अस्थाई सेना थी। सैन्य विभाग का प्रशासन भी 30 सदस्यों के एक बड़े बोर्ड द्वारा किया गया था, जो 6 समिति जिसमें हमारा पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, सेना और रसद जैसे 6 समितियों में बांटा था। 6 समितियों में बांटा गया था सैन्य प्रशासन को। आगे गुप्तचर विभाग। तो प्रशासन की मजबूती का मुख्य आधार उसका सशक्त गुप्तचर जाल था। चाणक्य ने इसे जो है गूढ़ पुरुष भी कहा है। क्या क्या है? गूढ़ पुरुष। ये 2 प्रकार के थे। पहला हो गया संस्था, एक स्थान पर रुकने वाले, और संचरा, भ्रमणशील जासूस। इसका कार्य जो है विद्रोहों को रोकना और अधिकारियों को भ्रष्टाचार वगैरह पर नजर रखना। तो ये इसका काम हुआ करता था। फिर 7वां हो गया साथियों हमारा राजस्व और न्याय प्रणाली, जिसमें राजस्व देखा जाए तो आय का मुख्य स्रोत भूमि कर यानी भूमि का टैक्स वगैरह हुआ करता था, जो उपज का 1/6 हिस्सा हुआ करता था। समाहर्ता मुख्य राजस्व अधिकारी हुआ करता था, जो टैक्स को वसूलता था और राजा को देने का काम करता था। न्याय देखा जाए तो न्याय व्यवस्था 2 भागों में बटी थी। पहला था धर्मस्थीज, यानी जिसमें दीवानी या फिर सिविल बोल सकते हैं। दूसरा है कटक शोधन, जो क्रिमिनल वगैरह, ठीक है। तो ये 2 भागों में न्याय व्यवस्था बांटी गई थी। निष्कर्ष देखा जाए साथियों तो लिखा है दोस्तों कि जो हमारा मौर्य प्रशासन है वो बहुत ही संगठित और कुशल प्रणाली थी, जिसमें राजा की शक्ति, जनता की भलाई के बीच एक अच्छा तालमेल हुआ करता था। इसी मजबूत शासन व्यवस्था के कारण मौर्य साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्र पर लंबे समय तक शांति और एकता बनाए रखने में सफल भी रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां था, मौर्य प्रशासन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको हर हाल में ये कर लेना है साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य है उसका पतन के कारणों का वर्णन करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए अच्छे से समझेंगे। तो जो हमारा मौर्य साम्राज्य था वो लगभग 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। कितने? 137 वर्ष तक। अशोक की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों के भीतर ही ये बिखर गया था, यानी धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो गया था। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, यानी अशोक की मृत्यु, उसके जस्ट 50 वर्षों के भीतर ही ये बिखर गया था। इतने विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारा राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों का परिणाम के कारण ये मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। तो चलिए कारण देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण पहला हो गया राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, जिसमें है दोस्तों कि अयोग्य उत्तराधिकार। अशोक के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठने वाले शासक जैसे कि दशरथ हो गया, संप्रति हो गया, शालीशुक हो गया, ये सब बहुत ही अत्यंत निर्बल थे। विशाल साम्राज्य पर कंट्रोल पाने के लिए जिस लोह पुरुष और कूटनीतिक सूझबूझ की आवश्यकता थी
उनमें जो है उसका अभाव था, यानी जो उत्तराधिकारी था वो अशोक जैसा जो है नहीं था। ठीक है, सीधा समझिए, उसके जैसा नहीं था। ठीक है, निर्बल था। दूसरा है अत्यधिक केंद्रीकरण। मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी शक्ति उसका केंद्रीकरण होना था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। सारा निर्णय राजा से होता था, तब राजा अयोग्य हुए तो पूरी प्रशासनिक कड़ी टूट गई। यानी जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई तो राजा जो है उसके उत्तराधिकार वगैरह तो अयोग्य थे। ठीक है, जिसके कारण प्रशासनिक कड़ी वगैरह भी टूट गई। फिर आगे हमारा दोस्तों कि नौकरशाही का दोष। प्रशासन पूरी तरह वेतनभोगी अधिकारियों पर निर्भर था। जब केंद्र कमजोर हुआ तो अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार, गुटबाजी वगैरह बढ़ गई धीरे धीरे, और वे जनता के प्रति जवाबदेह होने के बजाय स्वार्थी हो गए थे। तो ये सभी कारणों से जो है हमारा मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। आगे जो है दूसरा कारण है वो है सैनिक कारण। अहिंसा की नीति का अभाव। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को त्याग कर दिया था। यानी अशोक ने कलिंग युद्ध में जो 1 लाख से ऊपर लोग मरे थे, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है छोड़ के चल गए थे। तो इन सभी कारणों से अशोक ने जो है युद्ध को त्याग दिया। हालांकि उसने सेना भंग नहीं की थी, लेकिन दशकों तक युद्ध न होने के कारण सैनिकों का अभ्यास छूट गया और उनकी युद्धक क्षमता वगैरह भी धीरे धीरे कम हो गई। तो ये सभी भी कारण थे। आगे है रक्षा बजट की कमी। आर्थिक तंगी के कारण अंतिम मौर्य शासकों ने सेना के रख रखाव पर ध्यान देना कम कर दिया, जिससे सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। तो ये हमारा जो है सैनिक कारण भी था। आगे आर्थिक और वित्तीय कारण देखा जाए तो राजकोष पर भारी दबाव। मौर्यों ने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक पाल रखी थी, जिसके अलावा हजारों अधिकारियों का वेतन और अशोक द्वारा बौद्ध विहारों को दिए गए बेहिसाब दान वगैरह सरकारी खजानों को खाली कर दिया था। यानी क्या हुआ था, तो मौर्य ने क्या किया था, दुनिया के सबसे बड़ी सेना को पाल रखा था। अब उन सभी को जो है वेतन दिया और बहुत सारे अशोक द्वारा बौद्ध विहारों वगैरह को बेहिसाब दान वगैरह दी, जिसके कारण जो है सरकारी खजाने वगैरह खाली हो गए, खत्म हो गए। कर का बोझ। खाली खजाने को भरने के लिए बाद में राजाओं ने जनता पर नए नए टैक्स लगा दिए। यानी हर बड़ा बड़ा टैक्स लगा दिया, जिससे किसान और व्यापारियों में असंतोष वगैरह फैल गया था। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि संकट काल में भी कर वसूले जाते थे, जिससे जनता विद्रोही हो गए थे। यानी जब संकट भी था उस समय भी टैक्स वगैरह वसूले जा रहे थे, जिसके कारण जनता वगैरह विद्रोही हो गए थे। तो ये सभी कारण भी था मौर्य साम्राज्य के पतन का। आगे चौथा देखा जाए तो धार्मिक और सामाजिक कारण, जिसमें ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। इतिहासकार HP शास्त्री का मत है कि अशोक की बौद्ध समर्थक नीति, जैसे कि पशु बलि पर रोक हो गया, धम्म महापात्रों की नियुक्ति वगैरह से ब्राह्मण वर्ग स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि उनके धार्मिक विशेषाधिकार वगैरह छीने जा रहे हैं। अंतिम सम्राट वृद्धद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण सेनापति, जिसका नाम था पुण्यमित्र शुंग, द्वारा किया जाना इसी असंतोष का प्रतीक माना जाता है। यानी ब्राह्मणों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया। ठीक है, उन्हें भी जो है लगने लगा कि ये हमारे धर्मों को रोका जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें। आगे देखा जाए पांचवा दोस्तों, वो है बाहरी आक्रमण और क्षेत्रीय विद्रोह। यूनानी आक्रमण। उत्तर पश्चिम सीमा हिंदू कुश की सुरक्षा कमजोर होते ही बैक्टीरिया के यूनानियों ने हमले तेज कर दिए, जिससे साम्राज्य की सीमाएं धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। फिर है प्रांतीय विद्रोह। साम्राज्य के दूरस्थ हिस्से जैसे कि कलिंग हो गया, दक्षिण भारत वगैरह ने मगध की कमजोरी का लाभ उठाकर खुद को आज़ाद करना शुरू कर दिया। ठीक है, खुद को आज़ाद करना शुरू कर दिया। जब देखा कि मगध कमज़ोर है तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए खुद को आज़ाद करना शुरू कर दिया। संचार के साधनों की कमी के कारण मगध से इन विद्रोहों को दबाना असंभव भी हो गया था। छठा जो है दोस्तों, वो देखिए लिखा है कि भौगोलिक और तकनीकी कारण। विशाल भौगोलिक विस्तार। इस युग में जब यातायात के साधन केवल घोड़े और
बैलगाड़ियाँ थे। बिहार से अफगानिस्तान और कर्नाटक तक शासन करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। तो ये सभी यानी कि जो है यातायात के साधन वगैरह की कमी, फिर लोहे की ज्ञान का प्रसार। मौर्य का एकाधिकार लोहे की खनों पर था, लेकिन धीरे धीरे लोहे के शस्त्र बनाने की तकनीक अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई, जिससे स्थानीय राजाओं की सैन्य शक्ति वगैरह भी बढ़ गई और उन्होंने मगध को चुनौतियां देना शुरू कर दी। तो ये सभी प्रमुख कारण थे दोस्तों, जो हमारा मौर्य साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण है। आगे निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष लिखा है कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य है उसका पतन कोई एक कारण से नहीं, बल्कि राजाओं की कमजोरी, खाली खजाने, आपसी विद्रोह वगैरह इन सभी के कारण हुआ। जब तक राजा शक्तिशाली थे साम्राज्य टिका रहा, लेकिन कमजोर होते ही उत्तराधिकारियों के आते ही यह विशाल साम्राज्य जो है बिखर गया और अंत में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने पूरी तरीका से इसे खत्म कर दिया। तो ये हमारा मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण था। तो देखिए ये जो हमारा 10 प्रश्न है साथियों, तो यही 10 प्रश्न आपके मेजर 1 इतिहास के लिए हमने लिया है। बस आपको ये 10 प्रश्न अच्छे से कर लेना है। तो जो आपके एग्जाम में 4 प्रश्न लॉन्ग टाइप वाला अटेंड करना रहेगा वो सब का सब यहाँ से आपको मिल जाएगा, बस आप अगर अच्छे से कर लेते हैं। और इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, यानी 1 मार्क्स वाला बताया जाएगा। बस ये 2 वीडियो को आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से कर लेना है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जाएगा, आप अच्छे मार्क्स भी ले आ पाइएगा। ठीक है, तो यही वीडियो था। हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।